फ्रेंड्स, दिस इज रमेश दुबे। एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमपी बोर्ड बिजनेस स्टडीज 17 को जो पेपर है उसके कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। कल हमने 5 क्वेश्चंस दिए थे, जिसमें से फ्यूल्स के प्रिंसिपल हो गए, फॉर्मल इनफॉर्मल का बेसिकली आपका ऑर्गेनाइजेशन हो गया, स्टाफिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। फिर हमने उसमें और भी क्वेश्चंस कुछ ऐसे दिए थे राइट्स ऑफ कंज्यूमर से रिलेटेड, जो कि आपको बार बार पढ़ लेना चाहिए, जो कि 3 से 4 पॉइंट्स आपको लिखने के लिए बार बार एग्जाम में रिपीटेड वे में आ रहे हैं। आज फिर हम लोग वही 5 क्वेश्चंस जो आगे आ सकते हैं उन पे ही हम थोड़ा सा और फोकस करते हैं और थोड़ा डिटेल में समझ भी लेते हैं। तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो भैया टारगेट 17 हमारा मेनली अगर हम देखें तो हमारे अगले 5 क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं। तो मैंने टेलर के प्रिंसिपल भी ले लिए हैं, क्योंकि टेलर में होता ये है कि फ्यूल्स के प्रिंसिपल पूछे जाते हैं, कभी टेलर के प्रिंसिपल पूछे जाते हैं। ये अल्टरनेट ईयर्स में आता है और साथ में कभी कभी इनके दोनों के डिफरेंसेस भी आते हैं, तो हम दोनों को ही डिस्कस कर लेते हैं। तो टेलर सबसे पहले क्या बोलता है भैया, टेलर का सबसे बड़ा प्रिंसिपल पहले का आता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो भैया साइंस नॉट रूल ऑफ थंब मतलब कि टेलर ये बोलता है कि किसी भी काम करने को एक बेसिकली तरीका है, प्रक्रिया है, साइंटिफिक रिसर्च करें और उसके बेसिस पर उसको बेसिकली इंप्लीमेंट करें। टेलर का ये कहना है कि भी आप जजमेंटल बेसिस पे किसी भी काम को ना करें, जो कि फ्योल कर रहा था, जैसे आपने अपने इससे पहले वाले जो प्रिंसिपल्स पढ़े थे। तो भैया साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, विज्ञान ना कि अनुभव के आधार पर निर्णय, कार्य करने पे पारंपरिक तरीकों को वैज्ञानिक अध्ययन के से बदलना चाहिए। ईच टास्क शुड बी स्टडीड साइंटिफिकली टू डिटरमाइन द बेस्ट मेथड, नॉट एन इन द यूज ऑफ रूल ऑफ थंब मेथड। इज इट क्लियर? नाउ सेकंड, हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड, सामंजस्य ना कि असहमति। असहमति मतलब इन द सेंस कि सबको साथ में लेके चलना है, इक्वलिटी आपको रखनी है, ऑर्गेनाइजेशन सबको इनिशिएटिव लेने का पूरा अधिकार होता है। तो प्रबंधक श्रमिकों के बीच अच्छे संबंध होने का बेसिकली यहाँ पे बात कर रहा है। देयर शुड बी म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। नाउ कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल्स, बेसिकली सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद मतलब श्रमिक प्रबंधकों को आपसी सहयोग से कार्य करना चाहिए। मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड वर्क टुगेदर एज ए टीम, आपस में मिलके काम करना है। मतलब बोथ हार्मोनी नॉट डिस्काइंड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल। यहाँ पे किसी को एक आप जैसे बोल सकते हैं ना कि हम किसी के साथ बायस्ड होते हैं, कोई हमारे लिए काम कर रहा है तो हम उसके लिए भी ज्यादा बेसिकली उसको ज्यादा अप्रोच कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये नहीं है, आप सबको साथ में लेके चलें, सबके साथ में मतलब एक कॉपरेशन करके चलें ताकि आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से वर्क करे। मैक्सिमम आउटपुट नॉट रेस्ट्रिक्ट आउटपुट, अधिकतम उत्पादन ना कि सीमित उत्पादन। उत्पादकता मतलब और कुशलता को बढ़ावा देना। द फोकस शुड बी ऑन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स, श्रमिकों का विकास, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड स्किल्स डेवलपमेंट शुड बी प्रोवाइड टू द वर्कर्स। कर्मचारियों को कौशल और दक्षता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे वर्कर्स के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं कि वर्कर्स को एक साइंटिफिक बेसिस पे आप उनको ट्रेनिंग दें, रिसर्च करें, एक काम को करने का उनको एक प्रक्रिया बताएं ताकि वो अच्छे से काम कर सके। इज इट क्लियर नाउ? तो बेसिकली पहले 5 प्रिंसिपल्स जो ये थे, ये आपके बेसिकली क्या थे, ये टेलर के प्रिंसिपल थे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न। एक एफ डब्ल्यू टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन के प्रमुख सिद्धांतों को व्याख्या करें। एक्सप्लेन द मेन प्रिंसिपल ऑफ एफ डब्ल्यू टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेनरी फ्योल एंड एफ डब्ल्यू टेलर व्यूअर्स व्यूज एंड कंपेयर इन अ टेबुलर फॉर्म। सहयोग ना कि विवाद व्यक्तिवाद, सिद्धांत का क्या अर्थ है, व्याख्या करें। व्हाट इज मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल। टेलर के साथ अकॉर्डिंग टू टेलर व्हाट इज साइंटिफिक मेथड शुड बी अडॉप्टेड इन द मैनेजमेंट। एक्सप्लेन एनी फोर फ्योल फ्योल 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है भैया, किसी भी 4 प्रिंसिपल को आपको एक्सप्लेन करना है जो कि आपके बेसिकली एग्जाम में आते हैं मोस्टली ये क्वेश्चन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हेनरी फ्योल एंड एफ डब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स के रिलेटेड हम क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं कि एफ डब्ल्यू टेलर क्या कह रहा है और उसके बेसिस पे हम लोग क्या बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो बेसिकली अगर हम बात करूं कि भैया इसमें क्या चीजें दोनों में डिफरेंस है, तो दोनों के डिफरेंस एक बार समझ लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले फोकस जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल किस पे फोकस करता है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे करता है और ये साइंटिफिक मैनेजमेंट पे। लेवल ऑफ एप्लीकेशन टॉप लेवल, ये ऑपरेशनल लेवल मतलब कि सीधे सीधे मैनेज एम्प्लॉय लेवल मतलब एम्प्लॉयज लेवल पे, मतलब यानी लो लेवल पे, यानी कि आप थर्ड लेवल पे बात कर रहे हैं यहाँ पे कि वह वर्कर से कैसे काम करवा रहे हैं, जैसे फोर्थ कैटेगरी वर्कर की बात कर रहे हैं। मेन कॉन्सेप्ट 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, 5 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव तकनीकी, यहाँ पे टेक्निकल साइंटिफिक, इंप्रूवमेंट ऑफ ओवरऑल मैनेजमेंट, इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे ये 5 डिफरेंस है इनके। आप इन पांचों को अच्छे से पढ़ के थोड़ा सा एलोबरेट करके लिख के आएंगे तो यू विल गेट अ गुड मार्क्स। नाउ आगे बढ़ते हैं।
एफ डब्ल्यू टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन के प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द मेन प्रिंसिपल ऑफ एफ डब्ल्यू टेलर। व्हाट इज मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल, ये ऑलरेडी क्वेश्चन दे चुके हैं हम लोग। नाउ कंट्रोलिंग प्रोसेस, अगला क्वेश्चन जो बनेगा आपका कंट्रोलिंग प्रोसेस बनेगा। ये भी लिख लीजिएगा, ये भी आता है एग्जाम में, बार बार रिपीट होता है, कंट्रोलिंग प्रोसेस बार बार पूछी जा रही है। और होता यह है कि बच्चे क्या करते हैं, इसको रिपीट होता है तो छोड़ के जाते हैं कि यार ये इस साल नहीं आएगा, पिछले बार भी आया था। बट मैं बोल रहा हूँ कि ये आता है, इस पे थ्योरी आ जाती है, या कोई भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। तो आप प्लीज इसको पढ़ के जाइएगा। तो भैया क्वेश्चन देख लेते हैं। कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस टू इंश्योर द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स आर अचीव एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वास्तविक प्रदर्शन की निगरानी और मूल्यांकन किया जाता है ताकि संगठन के लक्ष्यों को प्रभावी और कुशलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके। स्टेप्स इन कंट्रोलिंग प्रोसेस, नियंत्रण प्रक्रिया की चरण। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, प्रदर्शन मानकों का निर्धारित करना। द फर्स्ट स्टेप टू सेट अ क्लियर मेजरेबल एंड अचीवेबल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, सबसे पहले हमको क्या करना है, एक स्टैंडर्ड सेट करना है। सबसे पहले प्रदर्शन के लिए स्पष्ट मापने योग्य और प्राप्त करने योग्य मानक का तय, मतलब स्टैंडर्ड भी वो सेट करे जो अचीवेबल है। ऐसा नहीं कुछ भी स्टैंडर्ड सेट कर दिया और अचीव ही नहीं हो रहा है। तो उससे अच्छा है कि आप पहले स्टैंडर्ड को पहले एक रिसर्च करें कि एक आदमी 3 यूनिट बना पाता है, उस स्टैंडर्ड को सेट करें। तो बेसिकली पहला ये हो गया आपका। दूसरा आपका आ जाता है मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। मेजरिंग एक्चुअल वास्तविक प्रदर्शन को मापना। द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज और डिपार्टमेंट इज मेजर्ड, कर्मचारियों और विभागों का वास्तविक प्रदर्शन को मापा जाता है, आपके स्टैंडर्ड से बेसिकली कैलकुलेट करना है, कंपेयर करना। देन कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड, वास्तविक प्रदर्शन की तुलना मानकों के से करना। द एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर्ड विद द सेट स्टैंडर्ड, फाइंड एनी डेविएशन। अब आपने एक्चुअल और आपका जो आपका रिजल्ट है, जैसे आपने ए आदमी को बोला है, एक सिंपल सा इसका एग्जांपल लेके समझते हैं हम लोग। आपने ए को बोला, आपने ए व्यक्ति को बोला कि 100 यूनिट बनानी है, ए व्यक्ति ने 80 यूनिट बनाया है। तो आप इन दोनों के बीच में 80, 100 में से 80 माइनस करें तो अपना 20 का डेविएशन आ रहा है। अब इस डेविएशन को रीजन क्या था, हमको वो फाइंड आउट करना है कि व्हाट विल बी द रीजन ऑफ दैट डेविएशन, दैट इज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब इस डेविएशन को फाइंड आउट करेंगे, भैया लाइट बहुत जाती है, फॉल्ट हो रहा है, मशीन ब्रेक डाउन हो रही है, तो इन कारणों से बेसिकली आपका डेविएशन आ रहे हैं। तो दीज प्रॉब्लम वी हैव टू बी सॉल्व, और इन प्रॉब्लम को सॉल्व। और अगर माइनर मिस्टेक आ रही है, प्रॉब्लम डेविएशन आ रहा है कि 2 4 5 यूनिट कम बनी है, तो दैट विल बी स्किप करके इसको आगे बढ़ना रहता है। इसको थोड़ा सा हम इसको इतना लुकआउट ना करते हुए हम आगे की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं, क्योंकि हमने 100 स्टैंडर्ड रखे हैं, बट वो अगर 105 बन गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर भैया आपकी क्वालिटी अच्छी है तो। और अगर 95 बनाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, बट 70 75 पे आके खड़े हो रहे हैं तो फिर दिक्कत आ रही है। नाउ नेक्स्ट, अगला है हमारा एनालाइज डेविएशंस, विचलनों का विश्लेषण करना। इफ देयर आर डेविएशन, द रीजन बिहाइंड देम आर एनालाइज्ड, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, नेसेसरी करेक्टिव एक्शन आर टेकन टू ब्रिंग द परफॉर्मेंस बैक ऑन ट्रैक। ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एनालाइज द डेविएशन, इफ देयर आर डेविएशन, द रीजन बिहाइंड द देम आर एनालाइज्ड और नेसेसरी करेक्टिव एक्शन शुड बी टेकन। क्वेश्चंस क्या बनते हैं, व्हाट इज द कंट्रोलिंग प्रोसेस, राइट ए शॉर्ट ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, ये पढ़ लेना थोड़ा, व्हाट मेथड आर यूज्ड टू मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस, and if there is a difference between performance standard and actual performance organization, what steps should be taking, या करेक्टिव एक्शन लेना है। अब यह कंट्रोलिंग और प्लानिंग में डिफरेंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका एग्जाम में, ये टॉपिक भी आपने ले लिया। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डिसाइडिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव देम। प्लानिंग आपको एक बेसिकली क्या करता है, प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव, आपको गोल्स सेट करना है और उसके बेसिक में डिसाइड कि बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करना है जिससे कि आप इस गोल को अचीव कर सके। कंट्रोलिंग इंश्योर्स दैट एक्चुअल परफॉर्मेंस अलाइन विद द प्लान। कंट्रोलिंग ये देखता है कि आपकी जो प्लानिंग करी है वो सही जा रही है कि नहीं आ रही है, उसको एनालिसिस करने का काम कंट्रोलिंग करेगा। देन नियंत्रण ये सुनिश्चित करता है कि वास्तविक प्रदर्शन निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार हो रहा है कि नहीं। इट इज फॉरवर्ड लुकिंग, इट इज बैकवर्ड लुकिंग टू डिटरमाइन व्हाट शुड बी डन इन द फ्यूचर, इट टू चेक वेदर द वर्क इज बीइंग डन ऑन एज पर द प्लान और नॉट। प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन, कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग इज इंडिपेंडेंट कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग इज डिपेंडेंट ऑन प्लानिंग। Planning is flexible, controlling is comparatively rigid, and compared basically corrective action are taken based on the past performance. क्लियर है भैया, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? एक बार देखना हो तो आप वापस से देख लेना, नोट्स आपको मिल जाएंगे इसके लिए। की रिलेशन क्या है, प्लानिंग प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क ऑफ फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या करता है, एक आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता है जिससे कि बेसिस पे आप कंट्रोलिंग कर दो, स्टैंडर्ड सेट कर लो, एक्चुअल को चेक कर लो। दैट इज प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग रिलेशन में।
Controlling helps improving the future planning and providing feedback, both essential for effective management. की रिलेशंस हो गए आपके भैया। अब इसके बाद आते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भैया, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल का। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या बोलता है भैया? हु आर दे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। फंक्शंस क्या? सेटिंग गोल्स, पॉलिसी, डिसीजन मेकिंग, रिसोर्स एलोकेशन, मेंटेन रिलेशन। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या है? हु आर दे? डिपार्टमेंट मैनेजर, रीजनल मैनेजर, डिविजनल मैनेजर। फंक्शन क्या है? इंप्लीमेंटिंग पॉलिसी, सुपरवाइजिंग लोअर मैनेजमेंट, हायरिंग, ट्रेनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? हु आर दे? सुपरवाइजर, फोरमैन एंड टीम लीडर। दे क्या? दे आर एग्जीक्यूटिंग प्लान्स, वर्कर मोटिवेशन, मेंटेनिंग डिसिप्लिन, रिपोर्टिंग परफॉर्मेंस। रिलेशन कितना क्या है भैया? टॉप लेवल लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन पॉलिसी, डे टू डे ऑपरेशन। हाई, मॉडरेट एंड मीडियम एंड लो डिसीजन मेकिंग में ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिपार्टमेंटल गोल्स और वर्क परफॉर्मेंस इनका मेन फंक्शन होता है। चलिए भी और देखना है इसमें क्वेश्चन। एक्सप्लेन डिफरेंस लेवल ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल? व्हाट आर द रूल्स ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट? ये पढ़ लेना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 P's। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, 4 P's भी आप पढ़ लीजिएगा। The 4 P's of marketing refers to the 4 key element of marketing strategy: product, price, place, and promotion. Product क्या बोलता है? A product is anything that satisfy customer needs and wants. It can be physical goods or services. Key decision क्या होते हैं? Product design क्या बनाओगे, फीचर्स क्या होंगे, उसकी क्वालिटी क्या होगी, ब्रांडिंग, पैकेजिंग कैसे करेंगे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपको मेंटेन करना है। क्योंकि हर प्रोडक्ट की एक लाइफ होती है। जैसे ही वो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा चलेगा, फिर वो आपका डाउन होने लग जाएगा, कांस्टेंट होगा, फिर वो डाउन होगा, फिर वापस आपको उसके अंदर चेंजेस लेके आने। दैट इज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आईफोन और डोमिनोज पिज्जा। प्राइस, डेफिनेशन प्राइस, प्राइस रिफर्स टू अमाउंट ऑफ कस्टमर पेज फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस है। इसके लिए क्या है? प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बनाना, कॉस्ट बेस्ड, कंपटीशन बेस्ड और वैल्यू बेस्ड। डिस्काउंट ऑफर, कुछ छूट ऑफर देना। पेमेंट मेथड, भुगतान के तरीके। एग्जांपल, एप्पल चार्जर प्रीमियम प्राइस फॉर आईफोन, अमेजन ऑफर्स डिस्काउंट। प्लेस, जगह। प्लेस refers to how the product reaches the customer. It involves distribution channel, location and logistic. की डिस्ट्रीब्यूशन क्या लेना है? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या होंगे? आप किस प्रकार से आपके प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाएंगे। चैनल, वेयर हाउसेज, रिटेलर्स, देन कंज्यूमर, या डायरेक्टली डीमार्ट, इस टाइप से आपकी चेन होती है। डायरेक्ट टू द कस्टमर डिस्ट्रीब्यूशन, ऑनलाइन। मार्केट कवरेज, इन्वेंट्री, लॉजिस्टिक। एग्जांपल, अमेजॉन एंड मैकडोनल्ड। प्रमोशन, प्रमोशन refers to communication strategy used to inform and pursue customers. की डिसेंस क्या होंगे? एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, पर्सनल सेलिंग। कोको कोला एंड फ्लिपकार्ट। 4 P's के बेसिकली इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? इफेक्टिव स्ट्रेटेजी, वर्क टुगेदर टू क्रिएट एन इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अ बिजनेस मस्ट केयरफुली प्लान ईच एलिमेंट टू अट्रैक्ट द satisfied customer. What are the 4 P's of marketing? Explain details. What are the different pricing strategy used in marketing? Then what are the types of distribution channels? What are effective ways of promotion? नाउ से भी अगला क्वेश्चन जो आपका है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके फंक्शंस कभी आ जाए तो आप लोग पढ़ के जाएं। क्या फंक्शन होते हैं? स्टेब्लिश्ड इन, स्थापना कब हुई थी? 1988, स्टडी 1992। हेडक्वार्टर मुंबई इंडिया में है इसका। सेबी इज द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ द ओवरसीज इंडियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट, प्रोटेक्ट्स इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या क्या होंगे? प्रिवेंटिंग फ्रॉड, धोखाधड़ी रोकना, इन्वेस्टर अवेयरनेस, निवेशकों को जागरूकता लाना, ग्रीवेंसेस, शिकायतें समाधान करना, रिजॉल्व द इन्वेस्टर कंप्लेंट। रेगुलेटरी फंक्शन क्या होगा इसका? स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेशन, शेयर बाजार की नियंत्रण, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन ट्रेडिंग, ब्रोकरेज, दलालों और बिचौलियों के नियम, इश्यूज लाइसेंस एंड मेंशंस देम, म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस, सेट्स रूल्स फॉर द फंड मैनेजर्स। डेवलपमेंट फंक्शंस क्या होंगे? सेबी प्रमोट द मार्केट ग्रोथ एंड इंप्रूव द फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट रिसर्च करना, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इंकरेज आईपीओ, आईपीओ को लॉन्च करना, इनिशियल पब्लिक ऑफर्स को लॉन्च करना, सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ कंपनीज एंड टू रेज। Conclusion, SEBI plays a crucial role in protecting, investing, regulating the stock market and promoting financial development in India. क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? व्हाट इज सेबी? एक्सप्लेन्स मेन फंक्शन। सेबी बाजार नियमों के कैसे मदद करता है? हाउ डज सेबी हेल्प द मार्केट रेगुलेशन? व्हाट इज सेबी डेवलपमेंट ऑपरेशन? इंटरनल एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, अगला पांचवा ऑप्शन आपका जो क्वेश्चन बनेगा इंटरनल एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में बन सकता है। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, अट्रैक्टिंग एंड सिलेक्टिंग कैंडिडेट फॉर ए जॉब। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू इंटरनल रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। ये दो तरीके से जाना जाता है। एक आप बाहर के सोर्स से अपने लिए एम्प्लॉयज लेके आना, और एक आप अंदर से ही प्रमोशन और बेसिकली डिमोशन करके या आपको उसको बेसिकली ट्रांसफर करके आप अपनी भर्ती को भर सकते हो। नाउ इंटरनल रिक्रूटमेंट, हायरिंग एम्प्लॉय फ्रॉम विद इन ऑर्गेनाइजेशन, जब किसी संगठन के अंदर से ही कर्मचारियों की भर्ती की जाती है। मेथड, तरीका,
प्रमोशन, ट्रांसफर, इंटरनल एडवर्टाइजमेंट और एम्प्लॉय रेफरल्स। एडवांटेज, फास्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव होता है, बूस्ट एम्प्लॉय मोटिवेशन होता है, रिड्यूस ट्रेनिंग नीड्स होता है। डिसएडवांटेज, लिमिटेड पूल ऑफ कैंडिडेट, कुछ ही लोग मिल पाते हैं, और क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज रहता है, क्योंकि आपके जैसे ही लोग मिलते हैं, पुराने जैसे लोग मिलेंगे, जैसे वो हैं वैसे इंप्लॉयज लाके दे देंगे आपको, या वही लोगों से काम लेना पड़ता है। तो क्या होता है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए अगर आपको इनोवेटिव लोग चाहिए, जो इनोवेटिव आइडियाज के साथ काम चाहिए, तो वो हमारे लिए रेस्ट्रिक्शंस हो जाता है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत बार ये होता है कि किसी को इंटरनल भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, किसी को प्रमोशन दे दिया और दूसरे को नहीं दिया तो वो चिढ़ जाते हैं एक दूसरे से। नो न्यू आइडियाज और इनोवेशन, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। एक्सटर्नल, हायरिंग एम्प्लॉयज फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, कैंपस रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, ऑनलाइन जॉब पोर्टल, वॉक इन इंटरव्यू, ब्रिंग इन न्यू स्किल्स एंड आइडिया लार्जर। अब वो उसके जो डिसएडवांटेज है, इसके एडवांटेज है, सिंपल इनफ। नाउ लार्जर टैलेंट पूल, रिड्यूस इंटरनल पॉलिटिक्स, for time consuming expensive higher training requirements and may cause of dissatisfaction among them internal में within the organization outside low cost high cost or quick process time consuming limited new ideas then basis internal recruitment आंतरिक तरीका है और external बाहरी तरीका है less training needed more training needed conclusion both internal and external recruitment have their benefits and limitation organization often use combination of both methods ensures they get the best talent important question what is difference explain different source of external recruitment internal recruitment what are the advantage disadvantage and if there is opinion which recruitment method is better तो भैया आज के लिए जय श्री राम जय महाकाल इतने क्वेश्चन आपको पढ़ लेने दैट्स ऑल फॉर द डे थैंक्स अ लॉट बाय बाय